तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जो कि एडवेंचरर गिल्ड में क्लर्क का काम करता है और वो कमजोर था, इसलिए वो कभी एडवेंचरर नहीं बन पाया। लेकिन एक दिन वो फैसला करता है कि उसे खुद को ताकतवर बनाना होगा जिससे कि वो गिल्ड ज्वाइन कर सके। वो तुरंत ही अपनी नौकरी छोड़कर किसी ऐसे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो उसे स्ट्रॉन्ग बना सके। किस्मत से उसे एक एडवेंचरर्स की टीम मिल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर्स की टीम थी। वो लोग उसे ट्रेनिंग देते हैं और ये ट्रेनिंग 2 साल तक चलती है। 2 साल के बाद रिक को लगता है कि अभी भी वो बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसके मास्टर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं क्योंकि रिक ने इन 2 सालों में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। अब टाइम आ चुका था वापस अपने घर लौटकर उस गिल्ड के टेस्ट को देने का। हालांकि रिक के मास्टर अभी भी थोड़ी सी चिंता कर रहे थे क्योंकि भले ही रिक एक एफ रैंक एडवेंचरर के लिए टेस्ट देने जा रहा था, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वो उस पूरी जगह को तबाह ना कर दे। वैसे अब गिल्ड में लौटने के बाद वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उसे अपनी गिल्ड आईडी देता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उसे उसका पार्टिसिपेशन नंबर देती है। वैसे उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को पहचान लिया था। असल में रिक पहले इस गिल्ड में ही काम करता था और उसने पूरे 14 साल तक काम किया था, जिस दौरान उसकी इस लड़की से मुलाकात हुई थी। इसका नाम अलीसा है। उसने भी गिल्ड में काम करना शुरू कर दिया है। ये देखकर रिक थोड़ा सा हैरान था। हालांकि अलीसा कहती है कि वो खुद भी हैरान हुई थी जब उसे पता चला था कि रिक 14 साल नौकरी करने के बाद नौकरी को छोड़ रहा है और फिर उसने 2 साल तक उसकी खबर नहीं सुनी। और अब ये देखकर वो और ज्यादा हैरान है कि रिक 32 साल की उम्र में एक एडवेंचरर बनना चाहता है। वैसे रिक भी ये बात जानता था क्योंकि अक्सर लोग जब अपने टीन में होते हैं, मतलब 14 से 18 साल की उम्र में होते हैं, तभी वो एक एफ रैंक एडवेंचरर बन जाते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 30 के बाद यहाँ एडमिशन लेना ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। हालांकि रिक ने अपना मन बना लिया था। वो उसे गिल्ड आईडी देता है, जिसके बाद अलीसा उसका पार्टिसिपेशन नंबर देने लगती है। पर इतने में ही एक और नाइट वहाँ पर आ जाता है। इसने थोड़ी सी पी रखी थी। ये यहाँ अलीसा को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन अलीसा कहती है कि अभी वो काम में बिजी है। तभी रिक उस नाइट को पकड़ता है, उसके पेट पर हाथ रखता है, जिस दौरान वो नाइट बेहोश हो चुका था। रिक उसे नीचे बिठा देता है। उसके बेहोश होते ही बाकी लोगों का अटेंशन यहाँ रिक की तरफ आ गया था। हालांकि रिक कहता है कि इसने ज्यादा पी ली थी, इसी वजह से ये बेहोश हो गया है। इससे तुम्हें लेसन लेना चाहिए और ज्यादा नहीं पीना चाहिए। इसके बाद रिक उस टिकट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अलीसा उसे ऑल द बेस्ट कहती है। वैसे अब रिक बाहर आते वक्त अपनी टिकट पर अपने पार्टिसिपेशन नंबर को देखता है। वो नंबर बहुत ही बड़ा था और उसके हिसाब से वो एक अनलकी नंबर था। वो ज्यादा ही सोच रहा था। वैसे अब तभी उसकी मुलाकात रुइन से होती है। अब इसके बारे में हम ज्यादा जाने इससे पहले ही सीन वापस से वही अलीसा के पास आता है। हम देखते हैं कि वो सभी एडवेंचरर जब यहाँ उस नाइट के पास आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उसके आर्मर पर एक हाथ का निशान है, लेकिन वो तो एक एफ रैंक का हाथ था। वो लोग हैरान थे क्योंकि उसका आर्मर लोहे का बना हुआ है। वो लोग उस एडवेंचरर को भी पहचान जाते हैं। वो एक ए रैंक का एडवेंचरर है जो कि बहुत ताकतवर माने जाते हैं। वैसे इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वहाँ रिक और बाकियों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका था, जिस दौरान उन्हें क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखकर अपने मैजिक के लेवल को रजिस्टर करवाना था। रिक जब उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो वो बिल्कुल हल्की सी लाइट जलती हुई देखता है, जिसका मतलब उसकी रैंक एफ से भी बहुत ज्यादा कम थी। मैजिक के मामले में ये चीज देखकर वहाँ सभी लोग हैरान थे क्योंकि अभी तक इतना कम मैजिक किसी के भी सामने नहीं आया था। रिक ने अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसे कोई भी तोड़ना नहीं चाहता था। वैसे इसके बाद अब वहाँ पर दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाया जाता है, लेकिन वो हाथ रखता इससे पहले ही वो बॉल अपने आप ही टूट चुकी थी, जो देखकर सभी लोग हैरान तो थे, पर उन्हें लगता है कि शायद इस बॉल पर बहुत टाइम से मैजिक टेस्ट हो रहा है, इसी वजह से वो ओवरलोड के कारण ये क्रैक हो गई है। वैसे इसके बाद हम अगले टेस्ट पर आते हैं, जहां हम देखते हैं कि इनके सामने एक लकड़ी से एक स्लाइम बैग को बांध दिया गया था और उनसे कहा गया था कि उन्हें इस पर पंच करना है, जिससे पता लगेगा कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब रिक को उस बैग को देखकर अपनी ट्रेनिंग की याद आ रही थी क्योंकि उसके एक मास्टर ने उसे ऐसी ही सेम ट्रेनिंग कराई थी। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्लाइम बैग है और उसके मास्टर ने उसे गोल्ड कलर के स्लाइम बैग से कराई थी। उसके मास्टर बहुत धीरे धीरे हमला करते हुए उस स्लाइम बैग को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं एक साथ इस तरह के 200 स्लाइम बैग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। शुरुआत में तुम्हें कम से कम एक स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। रिक कोशिश तो करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। वैसे इस टेस्ट में तो उन्हें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बतानी थी, इस स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय नहीं करना, इसलिए शायद रिक पास हो जाता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जा रहा था, जिस दौरान एक लड़की को बुलाया जाता है। सभी लोग उस लड़की को
देखकर हैरान लग रहे थे। बाद में रिक को पता लगता है कि आर्क ड्यूक का दूसरा बेटा है। सभी लोग शौक थे क्योंकि इसकी एज बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर सी रैंक के एडवेंचरर जितना टैलेंट है। ये लड़का भी अब यहाँ शो ऑफ करते हुए उस स्लाइम बैग पर हमला करने के लिए अपने लेवल 3 के फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है। ये हमला नॉर्मल एडवेंचर इतनी कम एज में नहीं कर पाते, इस वजह से सभी लोग हैरान थे और खासकर रिक यहाँ और ज्यादा हैरान था क्योंकि जब वो लड़का हमला करता है तो वो देखता है कि इसका हमला बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन बाकी लोग हैरान थे। पर रिक तभी सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब उसके एक मास्टर ने लेवल 3 के फायर स्पेल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला किया था तो उस अटैक ने पूरे जंगल को जला दिया था। फिर वो सोचता है कि शायद ड्यूक का बेटा अपने मैजिक को कंप्रेस कर यूज कर रहा है जिससे उसका मैजिक सामने आ सके, लेकिन यहाँ डिस्ट्रक्शन ना फैले क्योंकि लेवल 3 का फायर स्पेल पूरे टेस्ट एरिया को खत्म कर सकता है। रिक तभी मन ही मन में उस लड़के की तारीफ कर रहा था। वैसे बाकियों की बारी आती है और लास्ट में रिक को बुलाया जाता है। अभी वहाँ जो ऑब्जर्वर था, मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में लिख रहा था, वो रिक को रोकता है और कहता है कि तुम्हें टेस्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एज बहुत ज्यादा है। इस एज में तुम एडवेंचरर बन के करोगे भी क्या। लेकिन रिक को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो अपनी ट्रेनिंग को याद करने लगता है और यहाँ उसने उस गोल्डन स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिन रात एक कर दी थी। उसके हाथ से खून भी निकलने लगा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। उसके मास्टर ने उसे रोज 50,000 बार उस बैग को हिट करने का ऑर्डर दिया था। रिक उनके ऑर्डर को भी मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस तरह की खतरनाक ट्रेनिंग की। अब यहाँ पर जब वो ऑब्जर्वर उसे टेस्ट देने से मना कर रहा था तो वहाँ रिक गुस्से में अपनी पावर से स्लाइम बैग पर हमला करता है। शॉकिंगली इस बार वो उस पूरे स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसके पीछे जो दीवार थी वो भी टूट चुकी थी, जो देखकर बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स और साथ ही साथ वो ऑब्जर्वर सभी लोग हैरान थे। वैसे यहाँ पर ड्यूक का दूसरा बेटा हैरान था, पर वो सोच रहा था कि अगले डिफेंस टेस्ट में वो रिक को हराएगा। अब अगले टेस्ट की बारी आती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उनका टेस्ट ले रहा था वो लेवल 4 के विंड अटैक का इस्तेमाल रिक पर करता है, लेकिन रिक वहीं पर खड़े होते हुए सिर्फ लेवल 1 के डिफेंस अटैक से उस हमले से बच जाता है, जो देखकर सभी हैरान थे क्योंकि उनके लिए ये कर पाना लगभग नामुमकिन था। तभी वो एग्जामिनर भी रिक की तारीफ करता है क्योंकि रिक ने सिर्फ अपने लेवल 1 के डिफेंस स्पेल का इस्तेमाल किया था। वो कहता है कि अब तुम्हें थोड़ा ज्यादा लेवल का डिफेंस स्पेल यूज करना होगा क्योंकि मैं 5th लेवल के विंड मैजिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन रिक कहता है कि उसे सिर्फ लेवल 1 का ही डिफेंस स्पेल आता है। लेकिन रिक ये भी कहता है कि आप जितनी पावर से अटैक करना चाहो कर सकते हो, मैं भी अपनी डिफेंस स्पेल की पावर देखना चाहता हूँ। इससे वो एग्जामिनर थोड़ा सा गुस्सा होता है और फिर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो इंचार्टेशन के साथ अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है। इस वजह से बाकी सारे पार्टिसिपेंट भी ये देखकर हैरान थे, पर रिक का वो लेवल 1 का डिफेंस स्पेल उस अटैक को भी रोक लेता है। वैसे इस चीज से जो धमाका हुआ था वो वहाँ पर जा रहे एक दूसरे सिल्वेस्टर नाम के एक नाइट ने देख लिया था। ये फर्स्ट क्लास नाइट है और ये भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालांकि वो यहाँ देखने आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जिस दौरान उसकी मुलाकात एक फीमेल ऑफिशियल से होती है जो कि उसे सारी डिटेल्स बताती है। अब सिल्वेस्टर ये सुनकर हैरान था कि यहाँ पर एक 32 साल का आदमी उस टेस्ट को देने आया है और वो इतना ज्यादा ताकतवर है। पहले वो सोच रहा था कि शायद उनके ऊपर प्रैंक हो रहा है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो आदमी एक गिल्ड में 14 साल तक एक क्लर्क की नौकरी कर चुका है। वो उससे पूछता है कि क्या क्लर्क की नौकरी के लिए माइटी ड्रैगन को हराना जरूरी है, जिस पर फीमेल ऑफिशियल कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे अब इधर हम देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स का इधर रिटन टेस्ट हो रहा था। टेस्ट के बाद रिक बाहर आकर र्यून से फिर से मिलता है। र्यून उससे पूछती है कि उसका टेस्ट कैसा गया, जिस पर ये कहता है कि उसने अपने 14 साल के क्लर्क एक्सपीरियंस को इस टेस्ट में लगा दिया, इसमें वो पक्का पास हो जाएगा। लेकिन उसे चिंता बस अपने मैजिक टेस्ट की है क्योंकि उसमें उसकी रैंक F- आई है, जो कि बहुत कम है। लेकिन र्यून उससे कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर ड्यूक का दूसरा बेटा आता है। वो रिक को बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था क्योंकि रिक की वजह से अब ज्यादा लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और रिक हर चीज में उससे अच्छा साबित हो रहा है। वैसे वो यहाँ लड़ने नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ आकर रोने लगता है। रिक ये देखकर हैरान था। रिक उसके पास आता है और उसे चुप कराने लगता है, पर इतने में ड्यूक की सबसे बड़ी बेटी अंजलिका वहाँ आती है। वो अपने भाई को रोता हुआ देख गुस्से में कहती है कि वो रिक को तुरंत ही चैलेंज करती है। उसने यहाँ अपने एक हाथ के ग्लव को उतार कर नीचे फेंक दिया था। वो रिक से कहती है कि अब उसे उसके साथ लड़ाई करनी होगी, लेकिन रिक लड़ना नहीं चाहता था। वो उस ग्लव को उठाता है और कहता है कि तुम नोबल हो, तुम्हें नहीं पता कि इन कपड़ों को धोने में कितनी प्रॉब्लम होती है, ये सफेद रंग के हैं। लेकिन तभी र्यून रिक को बताती है कि उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। असल में यहाँ उनके किंगडम में ना जाने कैसे रूल्स हैं कि अगर कोई भी अपने हाथ के ग्लव को फेंक देगा और सामने वाला अगर उसे उठा लेता है, इसका
मतलब उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। अगले सीन में ये लोग एक बैटल ग्राउंड में पहुंच चुके हैं जहां दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस लड़ाई से पहले अंजलिका रूल बताती है कि जो भी हारेगा वो जीतने वाले की हमेशा गुलामी करेगा। ये सुनकर रिक हैरान था। उस दौरान रून रिक को ये और बता देती है कि अंजलिका बहुत पावरफुल नाइट है, वो यहाँ की आर्मी में ज्वाइन है और अगर एडवेंचरर के हिसाब से देखा जाए तो उसके अंदर बी रैंक के एडवेंचरर का पोटेंशियल है। अभी रिक ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन रून उससे कहती है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एडवेंचरर्स ने दी है। वैसे भी यहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट होने वाली थी। हम देखते हैं कि अंजलिका हमला करती है। उसे यहाँ उनके किंगडम में फ्लैश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसके अटैक्स बहुत फास्ट है, लेकिन रिक उन अटैक्स को बहुत ही इजीली देख पा रहा था, बल्कि उसे वो स्लो मोशन में आते हुए दिख रहे थे। इसलिए वो सोचता है कि आखिरकार इसे लोग फ्लैश कैसे कह सकते हैं, इससे तेज तो बच्चे चल सकते हैं। रिक अब बहुत आसानी से उस अटैक से बच जाता है, लेकिन अंजलिका कहती है कि अब वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करेगी और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। रिक फिर से उसके मूवमेंट्स को बहुत ही इजीली देख पा रहा था, पर इतने में अंजलिका का पैर फिसल जाता है और वो गलती से गोल घूमते हुए रिक की तरफ आने लगती है। यहाँ वो किसी व्हीकल की तरह घूम रही थी और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि इस बार रिक को बचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। रिक उसके अटैक को देखकर बहुत ही इम्प्रेस था और साथ ही बाकी सभी लोगों को अंजलिका भी ऐसा दिखाती है जैसे कि वो अटैक उसने ऑन पर्पस किया हो। वैसे वो कहती है कि अब वो 3 अटैक और करेगी। वो तीनों ही अटैक पिछले हर एक अटैक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज होंगे। रिक उसके लिए तैयार था, लेकिन वो सोचता है कि कहीं अंजलिका फिर से वैसा ही पावरफुल अटैक ना करे, इसलिए उसे बार बार अटैक को तुरंत ही डॉज करना होगा। वो अंजलिका को कमजोर नहीं समझ सकता। तभी अंजलिका उस पर हमला करती है। रिक उस अटैक से बच जाता है। अंजलिका दूसरी बार भी हमला करती है। रिक उस अटैक से भी बच जाता है, लेकिन अंजलिका समझ रही थी कि अब वो सिर्फ एक बार और हमला कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना नहीं है। हालांकि अब जब वो आगे बढ़ती है तो एक बार फिर से उसका पैर स्लिप होता है, जिस वजह से वो वहीं गिर गई थी। लेकिन उसके 1 सेकंड पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर रिक ने जमीन पर पंच कर दिया था क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे एक बार तो अंजलिका को हिट करना ही होगा वरना वो हार जाएगा। अब अंजलिका वहाँ गिर गई थी, इस वजह से वो रिक के अटैक से बच गई थी। अगर वो नहीं बच पाती तो जान से भी मारी जाती क्योंकि रिक के अटैक ने वहाँ जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा कर दिया था। अंजलिका भी अंदर ही अंदर इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थी कि वो इस अटैक से बच गई। हालांकि वो रिक से पूछते हैं कि आखिरकार वो है कौन, जिस पर रिक कहता है कि वो एक नॉर्मल आदमी है जो कि एडवेंचर टेस्ट के लिए यहाँ आया है। लेकिन अंजलिका ने फैसला कर लिया था कि अब वो उससे और ज्यादा नहीं लड़ेगी, जो कि सही भी था। हालांकि जब वो जाने लगती है तब रिक उससे कहता है कि तुम्हें अपनी शर्त तो याद ही होगी, लेकिन इससे आगे वो कुछ भी कहे इससे पहले ही अंजलिका अपनी बची हुई सारी एनर्जी अपने पैरों में लगाते हुए वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि रिक आगे भी न पहुँच पाए। अब रिक वैसे भी उसे सर्वेंट नहीं बनाने वाला क्योंकि रिक को नहीं लग रहा था कि वो सच में उससे जीत पाएगा। वैसे अब एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं, रिक को एग्जाम के रिजल्ट को देखने जाना है। वैसे उसी दौरान ड्यून बताती है कि तुम्हारे मास्टर्स भी तुमसे मिलने आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि तुमने कैसा परफॉर्म किया है। यह सुनकर रिक पैनिक करता है और वो नहीं चाहता कि उसके मास्टर्स यहाँ पर आए क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसका स्कोर सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वैसे इसके बाद अब हमें एडवेंचरर्स की स्टोरी बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि कोई खास ट्रेजर लेने के लिए गया था। इस ट्रेजर को जो कोई भी लेगा वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हालांकि वो ट्रेजर उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता जिसे हराने के बाद वो ट्रेजर मिलने वाला था, लेकिन उस ट्रेजर को उम्मीद थी कि एक दिन कोई ना कोई वहां आकर उस मॉन्स्टर को जरूर हराएगा। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वहां रिक और रून दोनों ही क्लास में आ चुके हैं, जहां अलीसा आकर सभी पार्टिसिपेंट से कहती है कि उनके सामने जो उनकी पार्टिसिपेशन टिकट रखी हुई है वो कुछ देर में ग्लो करेगी और अगर वो ब्लू कलर की हो जाती है तो इसका मतलब वो पास हो चुके हैं। इतना कहकर वो वहां से चली गई थी। अब रिक चिंता कर रहा था कि वो पास हो पाएगा भी या नहीं, लेकिन रून उसे समझाती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि रिक अभी इस चीज से टेंशन में था कि अगर वो यहाँ फेल हो गया तो वापस लौटकर उसके मास्टर्स उसे 3 गुना ज्यादा ट्रेनिंग कराएंगे, जो कि वो नहीं करना चाहता। वैसे अब तभी अचानक से उसकी टिकट ग्लो करने लगती है, वो भी गोल्डन कलर में, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ देर बाद उसका रंग ब्लू हो जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो पास हो चुका है। अब रून उसे कांग्रेचुलेशन करती है और वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। असल में अलीसा ने उन्हें ये भी बताया था कि आज का टास्क पूरा हो चुका है और अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो अगले दिन उनका एक मॉक टेस्ट होगा। अब रिक को ये बस देखना
था कि टेस्ट कौन लेगा। बाहर आने के बाद यहाँ रिक को बदबू आ रही थी। तभी वहाँ ड्यूक का बेटा आता है, इसका नाम रेस्टर है और ये यहाँ ड्यून को देखकर बहुत इम्प्रेस था। वो आगे बढ़ता है और अपना नाम बताता है। वैसे रिक भी उसे अपना नाम बता रहा था, लेकिन रेस्टर उसे इग्नोर करता है क्योंकि उससे उसे कोई लेना देना नहीं था। वो ड्यून से उसका नाम पूछने लगता है। इस चीज से रिक का दिल टूट जाता है, लेकिन रेस्टर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यहाँ पर अपनी 4-5 पिकअप लाइन सुनाने के बाद ड्यून को प्रपोज करता है और उसे अपनी सेकंड वाइफ बनाने का ऑफर देता है। लेकिन इतने में रिक वहाँ उन दोनों के बीच में आ गया था। वो बताता है कि ड्यून उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे यहाँ ट्राई नहीं करना चाहिए। हालांकि रेस्टर तभी रिक के हाथ में उस पार्टिसिपेशन टिकट को देखता है और समझ जाता है कि रिक एक एफ रैंक एडवेंचरर बनना चाहता है। वैसे ये देखकर वो बहुत हैरान था क्योंकि रिक 32 साल का है। हालांकि रिक उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब तुम भी यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए थे। लेकिन रेस्टर कहता है कि बिल्कुल नहीं। वो हंसते हुए बताता है कि जब वो 14 साल का था तभी उसने ई रैंक एडवेंचरर के टेस्ट को पास कर लिया था। और अब रिक को पता चलता है कि असल में रेस्टर यहाँ पर अगले दिन के एग्जाम को लेने के लिए आया है। वैसे अभी रेस्टर ड्यून से कह रहा था कि रिक एक कमजोर आदमी है, उसे उससे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है। लेकिन ड्यून रिक का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि नहीं, रिक और वो बहुत टाइम से रिलेशनशिप में है, इसलिए वो रिक को छोड़कर नहीं जाएगी। साथ ही यहाँ पर वो रेस्टर के परफ्यूम की बुराई भी करती है। वो कहती है कि ऐसा परफ्यूम मत लगाना वरना तुम्हारी पहली वाइफ भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। अब रिक को पता चलता है कि असल में वो बदबू रेस्टर के परफ्यूम की थी, तभी वो इतनी देर से अपनी नाक बंद करके खड़ा हुआ था। तभी रेस्टर उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो बस इंतजार करे, अगर वो रिक का एग्जामिनर बनता है तो वो रिक को कभी टेस्ट में पास होने नहीं देगा। अब रेस्टर वहाँ से चला गया था, लेकिन रिक इस चीज को लेकर और ज्यादा चिंता में आ गया था क्योंकि उसे पहले ही अगले दिन के टास्क से डर लग रहा था। वो सोचता है कि शायद उन लोगों ने गलती कर दी, लेकिन अब उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। वैसे अब सीन रेस्टर के पास आ गया था। वो अभी बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो रिक से बदला कैसे ले। वैसे तभी उसके दोनों सिबलिंग्स मतलब उसके भाई बहन वहां पर पहुंचते हैं। वो दोनों अभी रो रहे थे, इसलिए रेस्टर वो उनसे पूछता है कि उन्हें क्या हुआ, जिस पर ग्रिड बताता है कि एग्जाम के दौरान एक आदमी ने उसकी बहुत बेइज्जती की। साथ ही अंजलिका बताती है कि उसी सेम आदमी ने उसे भी हराया और उसकी भी बेइज्जती की। अब ये सुनकर रेस्टर को लगता है कि शायद वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रिक है। वो यहाँ पर ग्रिड से उसका टिकट नंबर के बारे में पूछता है। ग्रिड बताता है कि उसका नंबर अनलकी था और रेस्टर समझ जाता है कि यार ये वही है। अब रेस्टर के पास 2 कारण हो चुके हैं रिक से बदला लेने के लिए। अब रेस्टर यही सोचते हुए स्माइल कर रहा था। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि रिक और ड्यून वहाँ टेस्ट के लिए आ रहे थे, जिस दौरान रिक प्रे कर रहा था कि काश रेस्टर उसका एग्जाम ना ले। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात लीन से होती है। लीन उन्हें बताता है कि उसका टेस्ट आज वो लेने वाला है, जो सुनकर रिक सच में बहुत ही ज्यादा खुश था। वैसे लीन कह रहा था कि वो ये देखकर बहुत हैरान था कि एक 32 साल का आदमी एडवेंचरर बनना चाहता है। रिक समझ गया था कि शायद लीन उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन लीन असल में उससे इम्प्रेस था। वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इतनी एज में आकर भी कभी एग्जाम देगा। तुम बाकियों को मोटिवेट कर रहे हो। वो खुद की स्टोरी बताता है कि असल में वो जब 24 साल का था तब उसने पहली बार इस टेस्ट को दिया और उसने तभी ये टेस्ट पास किया था क्योंकि उसका भी गोल एक अच्छा एडवेंचरर बनने का था। वो सोचता है कि वो अभी ए रैंक पर है, लेकिन उस बात को 20 साल हो चुके हैं। हालांकि उसने हार नहीं मानी। उसकी एज अभी 40 साल से ज्यादा है, लेकिन वो अभी बी रैंक तक पहुंच चुका है। हालांकि वो कहता है कि वो इससे इम्प्रेस तो है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसे आराम से पास हो जाने देगा। हालांकि इसके बाद वो हाथ मिलाते हैं और लीन कहता है कि टेस्ट के बाद वो साथ में बैठकर ड्रिंक करे। इतना कहते हुए लीन वहाँ से चला गया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ रेस्टर उनकी बात सुन रहा था और स्माइल कर रहा था। अब लीन वहाँ पहुँचता है तो रेस्टर उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ उस रूम में आते हैं जहाँ पर अभी सभी पार्टिसिपेंट्स थे। अब रिक बहुत ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब उसका टेस्ट रेस्टर नहीं लेगा। हालांकि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बताता है कि लीन की तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए उनका टेस्ट रेस्टर लेगा। रिक तो उसका नाम भी भूल चुका था, इसलिए वो सोचता है कि आखिरकार ये कौन है। मगर ड्यून बताती है कि ये वही लड़का है जो कि तुमसे कल मिला था और तुम उसके भाई बहन को पहले ही अनइंटेंशनली परेशान कर चुके हो। अब ये सुनकर वो डिप्रेशन में जाने ही वाला था। साथ ही बाकी वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे वो भी बहुत चिंता में लग रहे थे। रिक उनसे पूछता है कि आखिरकार वो टेंशन में क्यों हैं, क्योंकि परेशान तो सिर्फ रिक को ही होना चाहिए। लेकिन वो बताते हैं कि रेस्टर को एफ रैंक डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। उसे एफ रैंक के एडवेंचरर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो जितना हो सके उतने एडवेंचरर्स को फेल कर देता है, इसलिए वो घबरा रहे थे। वैसे अब ऐसा ही होता है क्योंकि जब रेस्टर पहले पार्टिसिपेंट के साथ अपने टेस्ट को कंटिन्यू करता है तो वो आइस मैजिक के थ्रू उसे कुछ सेकंड्स में ही हरा देता है और बाद में उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कमजोर कहने लगता है। लेकिन इतने में ही वहां पर एक आदमी आता है।
वो अभी रेस्टर से कुछ जरूरी बात करने के लिए आया था, इसलिए कुछ देर के लिए ये टेस्ट यही रुक जाता है। दूसरी तरफ हम रिक और र्यून को देखते हैं। रिक अभी बहुत चिंता में था, पर र्यून उसे समझाते हुए कहती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। अब रिक सोच रहा था कि क्या वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर उसे 3 गुना ज्यादा ट्रेनिंग की याद आती है और वो नहीं जा पाता। हालांकि र्यून उसे समझाती है कि वो आराम से इस टेस्ट को पास कर लेगा, उसे उस पर भरोसा है। वो कहती है कि वो उसी दिन से उस पर भरोसा करती है जब पहली बार रिक ने ये चीज कही थी कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है। वैसे उसकी इस बातों से रिक का मोटिवेशन फिर से लौट आया था। वैसे अब तभी वहाँ पर एक हुडी पहन के एक लड़का आता है। वो कहता है कि वो उनका फ्यूचर बता सकता है, जिसके बाद उसे चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि वो पास होने वाला है या फिर फेल। वो ये बात मान लेता है। ये उसके हाथ चेक करता है और उसके साथ चला जाता है। वो अभी एक चेयर पर बैठने वाला था जहाँ र्यून उसे बैठने से रोकने वाली थी, लेकिन वो रोक पाई इससे पहले ही रिक उस पर बैठ जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो लड़का हुडी उतार कर अपना फेस दिखाता है। वो असल में ग्रिड था। वो वहाँ हंस रहा था और कह रहा था कि वो कितना अच्छा एक्टर है। हालांकि इतने में ही र्यून उसके पास आकर उससे कहती है कि उसने आखिरकार रिक को कहाँ टेलीपोर्ट किया। हालांकि ग्रिड इतनी आसानी से कुछ बताने वाला तो था नहीं, लेकिन तभी र्यून उसे पकड़ लेती है। र्यून की पावर को देखकर और उसके अंदर की किलिंग इंटेंशन को देखकर वो ये समझ चुका था कि शायद वो यहाँ मारा जाएगा, इसलिए तुरंत ही वो बता देता है कि उसके पास इतनी पावर्स नहीं है। इसी वजह से वो टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल सिर्फ 100 मीटर के रेडियस पर ही कर सकता है। इसका मतलब वो ज्यादा दूर टेलीपोर्ट नहीं हुआ होगा। वैसे दूसरी तरफ वहाँ रिक को हम देखते हैं। वो ज्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन उस जगह से उसे उस जगह का पता नहीं लग रहा था जहाँ पर एग्जाम होने वाला था, और वहाँ से उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। तभी कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं। ये मशीनरीज थे जिन्हें हाई नाइट्स ने हायर किया था, और नॉर्मली हम इन्हें गार्ड्स कहेंगे। इन्हें पैसे देकर बुलाया गया था रेस्टर की तरफ से, जिससे कि वो रिक को खत्म कर सके या फिर उससे उसकी हालत बेकार कर सके, जिससे कि वो टेस्ट ना दे पाए। अब जब रिक को ये चीज पता चलती है तो वो सोचता है उन्हें इतनी वाहियात ट्रिक को यूज करने की जरूरत ही क्या थी। रिक को तो पहले ही खुद पर भरोसा नहीं था कि सच में वो टेस्ट को पास कर पाएगा या भी नहीं। वैसे अब यहाँ लड़ाई शुरू हो इससे पहले ही रिक के 3 मास्टर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और रिक से पूछते हैं कि उसका टेस्ट तो वहाँ अंदर चल रहा है, फिर वो यहाँ बाहर क्या कर रहा है। रिक नहीं चाहता था कि वो गार्ड्स मारे जाएं, इसी वजह से वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं इनके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उन तीनों मास्टर्स में से एक मास्टर नीचे आता है और धीरे से उन गार्ड्स को समझा रहा था कि वो यहाँ से चले जाए वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो जाने वाले नहीं थे, बल्कि वो यहाँ उन मास्टर से ही जाने को कहते हैं, वरना वो इन्हें भी खत्म कर देंगे। रिक सोचता है कि ये लोग गलत कह रहे हैं, ये लोग लगता है कि मरना चाहते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड यहाँ रिक के उस मास्टर के ऊपर हमला करता है जो कि अभी आगे आया था। उस गार्ड के पास बहुत ज्यादा ही बड़ी तलवार थी और साथ ही वो स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन रिक के मास्टर को टच होने के बाद वो तलवार पूरी तरह से टूट जाती है। रिक का मास्टर यहाँ उस गार्ड से कहता है कि वो सच में स्ट्रॉन्ग है, उसने अपनी बॉडी बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन उसके वेपन बहुत कमजोर हैं। वैसे वो गार्ड यहाँ पर रिक के मास्टर पर पंच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पंच को पकड़ लेता है और उसके साथ ही उसके हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो गार्ड हैरान था। वैसे तभी रिक के मास्टर ने उसके हाथ को हील कर दिया था। वो कहता है कि तुम्हें ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है। अब तभी यहाँ बाकी गाँव में से आदमी पहचान जाते हैं कि ये वही टीम है जिसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम माना जाता है। हालांकि बाकी लोग अभी भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो देखते हैं कि रिक का जो मास्टर नीचे आया था वो ताकतवर है, इसलिए उससे फाइट करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो दूसरों को जरूर हरा सकते हैं। तब रिक का दूसरा मास्टर वहाँ आता है जो कि एज में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वो ताकतवर है। वो समझ गया था कि ये लोग रिक को परेशान कर रहे हैं और वो इस मामले को शांति से सुलझाना चाहता था, इसलिए वो रिक को अपना नया वेपन बताता है। वो कहता है कि उसने अभी अभी बनाया है। वो तुरंत ही उनसे गोली चलाना शुरू कर देता है, जिससे जो गार्ड्स उसके ऊपर हमला कर रहे थे वो नीचे गिर जाते हैं। वो मास्टर रिक से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो इस गन को ट्राई कर सकता है, लेकिन रिक उस पर चिल्लाता है और कहता है कि नहीं, उसे ये ट्राई नहीं करनी। वैसे तभी वो बटलर जो कि उन गार्ड्स को वहां पर लेकर आया था, वो इस बात को समझ लेता है कि ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इतने में ही उसके उन गार्ड्स ने जाकर उस तीसरे मास्टर को पकड़ लिया था। वो उसकी गर्दन पर चाकू रखते हैं। वो पूछते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस पर ये कहता है कि कुछ नहीं, वो बस खेलना चाहते हैं। लेकिन इतने में ही वो गार्ड उसे थोड़ा टाइट पकड़ लेता है, जिससे उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी हाई लेवल मैजिक नेचर का इस्तेमाल करती है और उन सभी को हवा में फेंक देती है। बाकी नीचे जो गार्ड्स खड़े हुए थे वो इस चीज से घबरा गए थे। वैसे अब वो समझ जाते हैं कि
कि मास्टर असल में वैम्पायर प्रिंसेस है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर है। वैसे इसके बाद हमें उन तीनों मास्टर के बारे में बताया जाता है। जिस लड़की से अभी अभी ये गार्ड्स उलझे थे उसका नाम एलेक्सर है। उसके बारे में हमने जान ही लिया है कि वो वैम्पायर प्रिंसेस है और सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन में आती है। दूसरी तरफ वो लड़का जिसने गन का यूज किया था वो मैसा है और वो एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ ड्वार्फ है जो कि वेपन क्रिएशन में माहिर होते हैं। तीसरा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर जैसा मोस्टर, उसका नाम बर्ड स्टोन है और वो एक ऑर्ग है और सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कहना गलत नहीं होगा। इनकी टीम में एक फोर्थ मेंबर भी है लेकिन वो हमें नहीं बताई जाती, बस हमें उसकी एक ब्लैक इमेज दिखाई जाती है। अभी वो बटलर इनको यहाँ देखकर बहुत हैरान था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था कि ये तीनों ही एस रैंक के एडवेंचरर्स हैं, उसने इन्हें देख लिया है, इसका मतलब उसके जीने का मकसद पूरा हो चुका है, अब फाइनली वो रिटायर हो सकता है। वैसे रिक सोचता है कि जब उसके मास्टर यहाँ पर सब कुछ संभाल ही रहे हैं तो क्यों ना अब उसे वो टेस्ट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि शायद उसे देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ हम वहाँ र्यून को देखते हैं जो कि अभी ग्रिड को गर्दन से पकड़े हुए थी और ग्रिड पूछता है कि वो उसे कब तक नहीं छोड़ेगी, जिस पर र्यून कहती है कि तब तक जब तक वो वापस नहीं आ जाता। हालांकि तभी वहाँ पर रिक की एंट्री होती है, जिसके बाद र्यून ग्रिड को वहाँ से दीवार की तरफ फेंक देती है और रिक से पूछने लगती है कि वो ठीक तो है, जिस पर रिक कहता है कि हाँ वो पूरी तरह से ठीक है। वैसे अब वो सारी बातें बताता है। वैसे अब तभी वहाँ पर लीन आता है, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। वो आकर बताता है कि असल में रेस्टर ने उस पर हमला किया था और उसे पीट कर एक कमरे में बंद कर दिया था। रिक सुनकर हैरान था, वो सोचता है कि आखिरकार रेस्टर सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लिन बाकी बातें भी बताता है। वो कहता है कि उसका एक और सपना था, वो चाहता है कि वो एक स्कूल चालू करे जहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो कि एडवेंचरर बनना चाहते हैं, जिससे कि वो एक अच्छे एडवेंचरर बन सके। लेकिन जब ये बात उसने रेस्टर को बताई तो वो उस पर हंसने लगा और कहने लगा कि लिन बहुत कमजोर है, इसका मतलब वो सिर्फ कमजोर स्टूडेंट्स क्रिएट करेगा, जो कि वो नहीं चाहता, और इसी वजह से उसने लिन को पीटा और बाद में कमरे में बंद कर दिया। लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा दुखी था कि वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो बताता है कि वो बहुत मुश्किल से खुद को वहां से छुड़ा कर आया है, ये बताने के लिए कि रिक उस टेस्ट को ना दे, क्योंकि वो रिक के साथ भी अब ये सब कुछ करने वाला है। लेकिन रिक इस बात से गुस्सा था और अब वो भूल चुका था कि वो कुछ टाइम पहले उससे डरा हुआ था कि वो फेल हो जाएगा। वो तुरंत टेस्ट देने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम वहाँ देखते हैं कि रेस्टर अभी दूसरे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बुरी तरह से हरा रहा था। वैसे अब तभी वहाँ पर उसका एक गार्ड आता है और कहता है वो लोग उसे नहीं रोक पाए। हालांकि रेस्टर इस पर गुस्सा नहीं था, वो कह रहा था कि शायद उसका हारना मेरे हाथों से ही लिखा है। वैसे तभी हम रिक को वहाँ आते हुए देखते हैं, उसके चेहरे पर ना ही स्माइल थी और ना ही कुछ डर। इसके बाद यहाँ एडोल्फ हमें बताता है कि पावर के 4 कोर्स होते हैं। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है डेक्टर, तीसरा है माना कैपेसिटी और चौथा है मैजिक कंट्रोल। और ये सभी एडवेंचरर्स की पावर में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं एडोल्फ के पास एक पर्सन के इन सभी कोर्स को आइडेंटिफाई करने की पावर होती है और तब वो अपनी पावर से रेस्टर की पावर को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि रेस्टर के पास सबसे ज्यादा मैजिकल पावर होती है और बाकी तीनों कोर्स की पावर उसके पास थोड़ी कम होती है। पर हम देखते हैं ज्यादा देर एग्जामिनर पर फोकस करने की वजह से एडोल्फ की आंखें दर्द करने लगती हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक स्ट्रॉन्ग लोगों की तरफ नहीं देख सकता। और तब वो रिक की पावर को एनालाइज करने लगता है, जिसमें वो देखता है कि मैजिक पावर के अलावा बाकी सारी कोर्स की पावर रिक के पास बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि एडोल्फ की आंखें बहुत ज्यादा दुखने लगती हैं और वो जोर जोर से चीखने लगता है। तब यहाँ एलिसा र्यून से मिलने आ जाती है। तब र्यून उसे अपने साथ रिक का मैच देखने के लिए इन्विटेशन देती है। तब मिजेट र्यून को अपने साथ बैठने के लिए कहता है। तब र्यून कहती है अगर मैं यहाँ पर बैठूंगी तो तुम अजीब अजीब हरकतें करने लगोगे, तो इसलिए मैं इस चीज से मना कर रही हूँ। तभी मिजेट अलीसा को देखता है और उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहता है, पर र्यून अलीसा को वहाँ से ले जाती है। तब यहाँ पर रिक के लड़ने की बारी आ जाती है और ब्रंस्टन कहता है तो आखिरकार हमारा ओल्ड रूकी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो र्यून कहती है चिंता मत कीजिए, मास्टर रिक बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। तब अलीसा कहती है पर रेस्टर के होते हुए ये मुश्किल है, क्योंकि वो एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो हमेशा पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल देता है। तब ब्रंस्टन कहता है फिर तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब एंजेलिका और फ्रेड रास्टर को रिक को हराने के लिए कहते हैं। तब यहाँ रेस्टर कहता है मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम एलिट गार्ड से बचकर यहाँ तक आ गई, पर आखिरकार इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो है लोग तो कॉमनर्स ही। पर मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे उनके जैसा बिल्कुल मत समझना। तो रिक कहता है मैं तुम्हें उनके जैसा
बिल्कुल नहीं समझूंगा, पर मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार तुम एक एडवेंचरर क्यों बने हो? आखिरकार ये किस तरह का बेतुका सवाल है। मैं एडवेंचरर इसलिए बना हूँ क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है, और वैसे भी अगर मैं एक हाई रैंक का एडवेंचरर बनूंगा तो मेरी शान और शौकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, और वैसे भी उस टाइम में मैं इस चीज से रिटायर होने ही वाला हूँ, क्योंकि अब मैं इससे बोर हो चुका हूँ। तो ये बात है, तो फिर तो मैं तुमसे कभी नहीं हारने वाला। अपने सीनियर से बात करते हुए जरा अपने शब्दों को ध्यान से चुनो। तो चलो फिर अब इससे स्टार्ट किया जाए। रेस्टर रिक को डराने के लिए उस पर आइस मैजिक से हमला करता है, और रिक सोचता है रून ने मुझे कहा था कि मुझे पहले शांत रहना चाहिए और अपने अपोनेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए, तो इसलिए फिलहाल के लिए मैं वही करूंगा। रेस्टर कहता है अगर तुम मुझ पर हमला नहीं करने वाले तो फिर अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और तब वो फायर मैजिक से हमला कर देता है। ये तो थर्ड नेचर मैजिक को बिना मंत्रों के यूज कर रहा है, पर इस टाइम के लिए मुझे अभी बस इसे ऑब्जर्व करना है। और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर रिक को कुछ नहीं होता। तब एलिसा रिक को लेकर चिंता करने लगती है। तब ब्रॉन्स्टन कहता है ऐसा छोटा मोटा अटैक रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम एडवेंचरर पावर के 4 कोर्स को जानती हो? आप स्ट्रेंथ, डेक्टर, माना कैपेसिटी और मैजिक कंट्रोल की बात कर रही है ना? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। माना कैपेसिटी ऐसी चीज है जो आपको तब ट्रेन करनी पड़ती है जब आप यंग होते हो, नहीं तो वो ग्रो नहीं कर पाती। हाँ, मैंने सुना है कि 20 साल की उम्र तक ही माना कैपेसिटी ग्रो करती है, पर रिक तो 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बना है, और इसी वजह से रिक की माना कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो है, जिस वजह से मैंने उसकी बॉडी को ट्रेन करवाया है। तब यहाँ हम देखते हैं ट्रेनिंग के दौरान ब्रॉन्स्टन ने रिक के पैरों में 100 किलो के वेट बांध दिए होते हैं, और उसे अगले विलेज तक भाग के जाने के लिए कहा गया होता है ताकि वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके। तब यहाँ पर ब्रॉन्स्टन कहता है इसके पास माना की कमी है, तो इसलिए हमने ध्यान रखा है कि इसकी बाकी तीनों कोर्स अच्छे से ट्रेन हो सके। मैंने इसकी स्ट्रेंथ को शुरुआत से बिल्डअप किया है। मिनट ने इसे मैजिक कंट्रोल सिखाया है, और रेनेट ने इसे डेक्टर चैरिटी की ट्रेनिंग दी है, पर सबसे ज्यादा मेहनत रिक ने की है क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है और आखिर तक उसमें टिका रहा है, जिस वजह से वो अब हम जैसे एस रैंक की तरह ही ताकतवर बन चुका है। तो रेस्टर फोर्थ नेचर मैजिक से रिक पर हमला कर देता है, पर रिक को फिर भी कुछ नहीं होता। तो रेस्टर कहता है तुम तो बहुत ज्यादा ढीठ हो, तुम्हें और ज्यादा मजा चखाना पड़ेगा, और तब वो फिर से फोर्थ नेचर मैजिक से रिक पर हमला कर देता है। तो रून कहती है मास्टर रिक एक एस रैंकर जितने पावरफुल है, पर उन्हें अपनी पावर के बारे में एहसास भी नहीं है। तो मिनट कहता है पर ये सारी गलती आपकी है बॉस, क्योंकि चाहे उसने जितनी मर्जी बड़ी मुश्किलों का सामना किया हो, पर आपने हमेशा उसे यही कहा है कि एक एफ रैंकर इतना तो कर ही सकता है। तब रेस्टर मल्टीपल मैजिक से रिक पर हमला कर देता है और उसे 2 जमीन के टुकड़ों में गांठ देता है, पर हम देखते हैं रिक को फिर भी कुछ नहीं होता है। तो ये देखकर रेस्टर को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है लगता है अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से हराना होगा, और तब वो रिक को एक जोरदार पंच मारने लगता है। पर हम देखते हैं जैसे ही रिक और उसका पंच टकराता है वैसे ही रेस्टर पीछे की तरफ धकेला जाता है। रिक सोचता है अब मुझे समझ में आ गया है कि रून मुझसे क्या कहना चाहती थी। रेस्टर ने अपनी स्किल्स को ट्रेन नहीं किया है, बल्कि वो बस अपने टैलेंट के दम पर इतना उछल रहा है। ये सच है कि इसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, पर उसके अलावा इसने किसी भी चीज को प्रैक्टिस नहीं किया है। मैं तुम जैसे के सामने बिल्कुल ही नहीं हार सकता। लगता है तुमने गलती से मेरे अटैक को कैंसिल कर दिया है, पर खुद को इतना भी लकी मत समझो। और तब वो मंत्रों को पढ़ के थर्ड नेचर मैजिक से रिक पर हमला कर देता है, पर रिक अपने एक हाथ से उस स्पेल को रोक देता है और कहता है मुझे नन पोल स्पेल को रोकने के लिए किसी स्पेल की जरूरत भी नहीं है। तो मिनट कहता है रिक ने इसके हमले को रोकने के लिए अपनी पावर का सिर्फ 0.001% हिस्सा यूज किया है। चाहे रिक के पास माना कैपेसिटी बहुत कम हो, पर उसका मैजिक कंट्रोल बाकी सारी चीजों को संभाल लेता है। तो रेस्टर रिक पर हमला कर देता है, पर रिक उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है। पर हम देखते हैं रेस्टर ने अपनी बॉडी को स्टील का बनाकर अपने आप को बचा लिया होता है। तब एंजेलिका कहती है रेस्टर ने अपना स्ट्रेंथनिंग मैजिक यूज किया था, पर इस आदमी ने फिर भी उसे पीछे धकेल दिया। आखिरकार ये है कौन? तो रेस्टर कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारी कैपेबिलिटी तो एक ही रैंक से तो ज्यादा ही है, और लगता है मैं भी इतने सारे एग्जामिनीज को संभालते हुए थक चुका हूँ। तुम्हारा लक सच में बहुत अच्छा है, तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ डेक्सिटी को यूज किया है, पर मेरी पावर इतनी ज्यादा फोकस है कि उसने तुम्हारी स्ट्रेंथनिंग पावर को स्ट्रेंथनिंग मैजिक को ओवर पावर कर दिया। तो फिर मुझे एक चीज बताओ, जब तुम्हारा माना इतना ज्यादा कम है तो आखिरकार तुम 2 साल से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई? तुम्हें क्या पता मैंने कितनी मुसीबतों का सामना किया है। मुझे एक ड्रैगन नेस्ट में बंद कर दिया गया था और मुझे तब तक निकलने नहीं दिया गया जब तक मैंने
मैंने वहाँ पर सभी को हरा नहीं दिया। मुझे रोज एक्सप्लोजन के बीच में भागना पड़ा और मुझे मॉन्स्टर के पैरालाइजिंग लिक्विड में तब तक तैरना पड़ा जब तक मैं डूब नहीं गया। तब एलिसा कहती है अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो इन्हें बहुत बार मर जाना चाहिए था। तब ब्रोस्टन कहता है ये तो सच में मर ही गया था और मैंने अपनी हीलिंग पावर को यूज करके इसे दोबारा से जिंदा कर दिया है। रिक अपनी फिजिकल लिमिटेशन को पार करके स्ट्रॉन्ग बन गया है और उसने ये सब कुछ बार बार डिस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन प्रोसेस किया है। तब यहाँ मिजेट की ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि वो रिक को ट्रेन करने के लिए उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है जिससे रिक मर जाता है। तब ब्रोस्टन उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। तब यहाँ एलिस रिक को ट्रेन करने के लिए उसके ऊपर पत्थर फेंक देती है जिससे कि वो फिर से मर जाता है और ब्रोस्टन उसे फिर से जिंदा कर देता है। तब यहाँ रेस्टर कहता है तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब कुछ झूठ है क्योंकि तुमने इसे कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कह दिया है और वैसे भी अगर तुम वैसी ट्रेनिंग से गुजरे हो तो आखिरकार तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मोरल सपोर्ट है जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया है। मेरा मोरल सपोर्ट बिल्कुल मिस्टर लिक्स की तरह है। मेरा सपना ही मेरा मोरल सपोर्ट है। तो आखिरकार तुम्हारा सपना क्या है? मैं दुनिया की सबसे ताकतवर मॉन्स्टर काइजर अल्फेट को हराना चाहता हूँ। तो फ्रीड और राइजर जोर जोर से हंसने लगते हैं और एलिसा कहती है काइजर अल्फेट वही मॉन्स्टर है ना जो जमाटो दी हीरो बुक में लिखा हुआ है। तब ब्रोक्सन कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो और कलियम फिस्ट का भी यही गोल है। तब राइजर कहता है यमाटो दी हीरो की बुक सिर्फ एक फेरी टेल है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे फेरी टेल समझते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब लगता है तुम्हें मरना ही होगा। और तब वो सेवंथ नेचर मैजिक को यूज करके रिक को बांध देता है और तब राइजर मंत्र पढ़ने लगता है और हम देखते हैं वो एट्थ नेचर मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और कहता है ये सबसे ताकतवर मैजिक है जो कि एक ह्यूमन यूज कर सकता है और ये मेरी 1000 स्पेल में से सबसे ताकतवर स्पेल है। और तब वो उस मैजिक को यूज करके एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बना देता है। तब यहाँ रिक अपने मैजिक से उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो रास्टर कहता है आखिरकार ये बेसिक मैजिक मेरा बिगाड़ क्या लेगा, मैं इससे तुम्हारे मॉन्स्टर को काट दूंगा। तो बताओ आखिरकार तुमने इस मैजिक के साथ कितनी ट्रेनिंग की है? मैंने इस मैजिक को मास्टर करने के बाद सिर्फ कुछ ही बार यूज किया है। मैं जो मैजिक यूज कर रहा हूँ इसकी मैंने 100 मिलियन टाइम प्रैक्टिस की है। तब एलिसा कहती है इतनी ज्यादा प्रैक्टिस 2 सालों में करना तो इम्पॉसिबल है। तब ब्रोक्स्टन कहता है रिक ने स्पेस टाइम मैजिक को यूज करके इन सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। और तब रेस्टर रिक पर हमला कर देता है और रिक भी अपने मैजिक से उस पर हमला कर देता है जिससे कि उन दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं। पर हम देखते हैं कि रिक के मैजिक से रेस्टर के मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह दूर जाकर गिरता है। तो रिक कहता है आखिरकार ये क्या हुआ, तुम तो मेरे सपनों को छू भी नहीं पाए। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ कमरे में जाकर रिक की पूरी टीम उसकी तारीफ करती है। तब एलिसा कहती है तुम तो सच में बहुत कमाल की हो रिक, इसके लिए थैंक यू। तो इसका मतलब मैं सच में बहुत ताकतवर बन गया हूँ, पर आखिरकार मुझे इस चीज का एहसास कैसे नहीं हुआ। मैं आप सबको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तब यहाँ रेस्टर, फ्रीड और एंजेलिका उस रूम में आ जाते हैं और रिक कहता है रेस्टर क्या तुम ये सोच रहे हो कि आखिरकार तुम जैसा जीनियस मुझसे हारा कैसे? क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं बहुत सारी स्किल्स को यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं जितनी स्किल्स को जानता हूँ मैंने उन्हें तब तक पॉलिश किया जितना मैं कर सकता था। तो इसलिए मेरी सलाह है कि तुम एक स्किल की प्रैक्टिस तब तक करो जब तक तुम्हारे मुंह से खून ना निकलने लग जाए। और ये एडवाइस उसी की तरफ से है जो लाइफ में तुमसे बड़ा है। जब तुम अगली बार प्रमोशन का एग्जाम देने आओगे तब मैं फिर से तुम्हारा टेस्ट लूंगा और मैं अगली बार जरूर जीतूंगा, तो इसलिए तैयारी कर लेना। और तब वो लोग वहां से चले जाते हैं। तब यहाँ ई रैंक एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा होने लगती है और र्यून कहती है तुम इस बार कुछ ज्यादा ही शांत लग रहे हो। तो रिक कहता है वो तो वैसे ही, क्योंकि मुझे कुछ चीजें याद आ गई थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।